श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अशोक पांडे। हम सभी जानते हैं कि कैंसर कितनी घातक बीमारी है और ये कितने व्यापक तरीके से हमारे देश में और पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है। कैंसर का इलाज आज के समय में भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत खर्चीला इलाज है और उसके बाद भी संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम होती हैं कि आप पूरी तरह इससे स्वस्थ होंगे। कैंसर यूं तो कई तरीके का होता है, पर कैंसर के जो कई एक प्रकार हैं उनमें से गले और सिर का कैंसर यानी कि हेड एंड नेक कैंसर जो है, इसको छठा सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। तो आज इस बारे में ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंकिता पटेल हैं। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमें गर्दन और सर का जो कैंसर है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी कि कैसे ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है और किस तरह हम कौन से उपाय अपना करके इस समस्या से बच सकते हैं। अंकिता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी। अंकिता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में श्रोताओं को जानकारी क्यों दे रहे हैं। अशोक जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हेड एंड नेक कैंसर है, मतलब कि मुंह और गले का जो कैंसर है बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, तो इसीलिए हम आज का दिन मनाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता सके, कारणों के बारे में बता सके, इलाज के बारे में बता सके, कैसे बच सकते हैं इस बारे में बता सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो और कैंसर का इंसिडेंस, मतलब मुंह का कैंसर, गले का कैंसर जितनी तेजी से बढ़ रहा है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अंकिता जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये समस्या जो है बाकी के कैंसर की तरह ही खतरनाक है, बट आपने बताया कि इसका इलाज जो है वो संभव है। तो इलाज से पहले हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि ये समस्या जो है वो किस तरह की है और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए अशोक जी, पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर उत्पन्न कहाँ से होता है। जो हमारा मुंह है प्लस जो गला है उसकी एक लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग। तो जब भी कोई भी चीज लंबे समय तक इरिटेट करता है तो वो फिर उस म्यूकोजा में कैंसर को उत्पन्न कर सकता है। अगर हम हेड एंड नेक की बात करते हैं तो उसमें मुंह तो आता ही, इसके अलावा गले में जहाँ से आवाज निकलती है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं वो कैंसर आता है। इसके अलावा थूक की ग्रंथि जो होती है, प्लस जो साइनसेस हम कहते हैं, साइनस जो हमारे मुंह के ऊपर और नाक के बगल वाला पार्ट होता है जैसे मैक्सिलरी साइनस, और भी साइनसेस होते हैं, वो साइनस है। इसके अलावा जो यहाँ के जितने भी मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां हैं या नर्व जो नसें होती हैं, तो उन सब में भी कैंसर डेवलप हो सकता है। अगर मुंह में किसी भी तरह का छाला है जो कि लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रहा है, वो छाला सफेद रंग का भी हो सकता है, वो छाला लाल रंग का भी हो सकता है, वो छाला जो है वो अल्सरेटेड मतलब घाव की तरह भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर किसी भी तरह का छाला मुंह में है और ठीक नहीं हो रहा है तो वो सस्पिशियस होता है और एक डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। इसके अलावा गले में अगर कोई किसी भी तरह की गांठ अगर फील हो रही, गिल्टी फील हो रही, तो डेफिनेटली उसको एक बार डॉक्टरी परामर्श करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर निगलने में परेशानी हो रही है या आवाज में बदलाव महसूस हो रहा है, आवाज में बदलाव जैसे सर्दी जुकाम होता है तो 2-3 दिन होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। बट अगर लंबे समय तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बियॉन्ड भी अगर आवाज में बदलाव है तो डेफिनेटली उसको चेक कराना चाहिए। इसके अलावा दांतों का अपने आप गिरना, जैसे काफी लोग कंप्लेन करते हैं एक दांत गिरा फिर अचानक से दूसरा तीसरा, तो अपने आप जब दांत गिरने लगते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मतलब अगर आपके जबड़े में कोई ग्रोथ है, कुछ बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो दांत को बाहर की तरफ निकाले। तो दांत अगर किसी का गिरते जा रहा है तो वो डेफिनेटली चेक कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग दांत डेंचर लगाते हैं, जो नकली दांत लगाते हैं, पहले लगाते थे फिट हो रहा है बट अचानक से हो रहा है कि अब फिट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कॉज हमेशा पता करना चाहिए कि क्यों फिट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डेवलप हो रहा है, कोई गांठ डेवलप हो रही है, कैंसर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से फिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा किसी भी कारण से अगर खून आ रहा है मुंह से या दर्द आ रहा है या बहुत बदबू आ रही है मुंह से, तो वो भी एक बड़ा कारण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कान में दर्द होना। जब भी हमारे मुंह में या पीछे वाले पार्ट में दर्द होता है तो वहां से नर्व कनेक्शन होता है कान तक का, तो इसीलिए कभी भी सर्दी जुकाम में भी आप नोटिस करेंगे कान में दर्द होता है। तो अगर किसी बिना कारण, जो कारण हमें नहीं पता, कान में अचानक से दर्द शुरू हो गया तो वो भी चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो थोड़े कम कॉमन कैंसर्स हैं जैसे साइनसेस का, नाक का कैंसर, तो उसमें नाक से ब्लीडिंग, कांस्टेंट हेडेक मतलब सिर में दर्द, आंखों में दिक्कत,
कम दिखना या आंखों में दर्द होना या दांतों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि अगर आपके मुंह में या गले में किसी भी तरह का कोई भी असामान्य सिम्टम आ रहा हो, चाहे दर्द, चाहे खून, चाहे कोई गांठ, तो डेफिनेटली उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वो कैंसर का भी लक्षण हो सकता है नॉर्मल किसी रीजन की वजह से हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, बहुत सारे कारण होते हैं, या नॉर्मल कोई छाला हो। पर डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है कि अगर इन केस वो कैंसर हुआ तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अभी तो हमने फिलहाल इसके लक्षणों की बात की है कि हम साधारण तौर पर ऐसे क्या बदलाव हैं हमारे मुंह में, या हमारे, जैसे आपने बताया कि गर्दन और सिर से जुड़ा हुआ कैंसर है, तो हमारे कंधे में, गर्दन में या मुंह के अंदर क्या बदलाव हैं जिनसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब हम कारणों की बात करना चाहेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि मुंह में होने वाले कैंसर का प्रमुख कारण धूम्रपान या तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन को माना जाता है। तो इस तरह का ये जो कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर की जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे के कारणों में क्या तंबाकू और धूम्रपान या शराब का सेवन है, या इसके अतिरिक्त भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं? देखिए अशोक जी, जो 90%, 95 से 90% जो कारण है वो यही कारण है, धूम्रपान और गुटखे का सेवन। एक तरह से अगर बोलें तो जो मुंह का कैंसर है वो अब एक तरीके से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश और जो एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है पान और तंबाकू, तो यहाँ पे मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। अल्कोहल इज अ नोन, मतलब अल्कोहल जो है ये प्रूवन है कि ये कैंसर को बढ़ाता है। इसके अलावा तंबाकू चाहे धूम्रपान के फॉर्म में लिया जाए या फिर च्यूइंग फॉर्म में, जैसे कि गुटखा हो गया या फिर आपका ये खैनी हो गया, दोहरा यूज करते हैं, तो किसी भी फॉर्म में अगर हम टोबैको को यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा कारण होता है मुंह के कैंसर का। और इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि गुटखा या तंबाकू के साथ शराब का भी सेवन कर रहा है तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक मतलब कि दोनों एक दूसरे के हार्मफुल इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी जो है वो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि ओरोफेरिंग्स, मतलब जो मुंह के पीछे वाला पार्ट होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, जिसमें कि टॉन्सिल आता है, बेस ऑफ टंग आता है। तो जो HPV वायरस है वो एक मुख्य कारण होता है ओरोफेरिंजियल कैंसर कॉज करने का। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस होता है जो कि नाक, मतलब नेजोफेरिंग, नाक के पीछे वाला जो भाग होता है उसका कैंसर कॉज करता है। ये तो वायरसेस हो गए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होते हैं जैसे कि एस्बेस्टोस हो गया या सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, वो लैरिंग्स के कैंसर, मतलब गले में जहाँ से आवाज निकलती है उसको लैरिंग्स कहते हैं, वहाँ का कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा निकल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये सब उनमें एक्सपोजर ज्यादा होता है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उसमें साइनसेस का और लैरिंग्स के कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सारे जो है वो मुख्य कारण है कैंसर होने का। क्या फैमिली हिस्ट्री का भी कोई रोल है इस बीमारी में? अगर पारिवारिक कोई इतिहास रहा है, परिवार में किसी को कैंसर पहले हुआ है, तो चांसेस जो हैं वो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कितने बढ़ जाते हैं? देखिए 2-3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो होता है जैसे पैसिव स्मोकर्स, घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो धुआं सिर्फ उसके अंदर नहीं जाता, अगल बगल जो लोग हैं, उनकी वाइफ है या बच्चे हैं, उनके अंदर भी धुआं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है घर में बाकी लोगों को कैंसर होने का। एक चीज तो ये तो पैसिव जो स्मोकर्स हो गए। दूसरी चीज है जैसे हम बनारस में रहते हैं तो बनारस से पान को बहुत शान से खाया जाता है। इनफैक्ट अभी मेरे पास कुछ महीनों पहले एक पेशेंट आए थे, उनके मदर को भी कैंसर था, पिताजी को भी कैंसर था, खुद को भी कैंसर था। रीजन भी कि घर के सभी लोग जो है वो पान मसाला खाते थे। तो जो आपका जो लाइफस्टाइल है, जो एडिक्शन है, अगर सभी वो चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक साथ फैमिली मेंबर्स को प्रीडिस्पोज कर सकता है। और जेनेटिक की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर जीन ऐसे आइसोलेटेड नहीं है कि हाँ ये जीन अगर पॉजिटिव है तो कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा भी हेड एंड नेक में नहीं है। बट डेफिनेटली जो भी माता पिता में जीन्स होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। और अगर जैसे आजकल हम लोग जेनेटिक स्टडी कराते हैं जिसमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से जीन्स इसमें ससेप्टेबल हैं कि आगे कैंसर होने की संभावना है। कुछ जो फैमिलियल डिजीजेज होते हैं जैसे फैंकोलीज एनीमिया और भी
डिजीजेस हैं, अगर ये सब होते हैं तो चांसेस थोड़ा बहुत कैंसर की फैमिली में होने का जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग हर पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली लेते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री जरूरी है, एक तो जेनेटिक के लिए तो जरूरी है ही, प्लस लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपसे बात करने से पहले अभी मैं इस समस्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मुझे कहीं पर मिला कि हेड एंड नेक कैंसर जो है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये मतलब पुरुष भी अगर धूम्रपान कर रहे हैं, महिला भी, तो महिलाओं में जो होती है ड्यू टू सम रीजन ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो कैंसर की होने की संभावना जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। हालांकि अगर हम टोटल इंसिडेंस देखें तो महिलाओं में कम पाया गया है, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती है कम एडिक्टेड होती है, कम चीजों का सेवन करती है, बट जितनी भी करती है तो उसमें जो है ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर, जो कि अभी बहुत वेल प्रूवन नहीं है। अगर ये समस्या किसी को हो जाती है जी, तो एक तो कैंसर एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज में आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे देश में लोग एकदम अंतिम स्टेज पर, जब कैंसर एकदम अंतिम स्टेज पर हो जाता है उनको कि हाँ भाई अब इसके बाद इलाज करना और बचाव करना बहुत मुश्किल है, तब वो डिटेक्ट हो पाता है लोगों में और तब वो इसके इलाज के लिए चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको सबसे पहले तो इसको तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद पहचान करने के बाद जब हम इसका इलाज शुरू करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि हम इस बीमारी से जो ग्रसित मरीज है या जो पीड़ित मरीज है उसको बचा सकें? जी, देखिए, जब भी अगर कभी भी डाउट होता है कि कैंसर में, तो जो सबसे पहली चीज की जाती है वो है बायोप्सी या साइटोलॉजी। इसमें जो कैंसर टिश्यू है उससे थोड़ा सा टिश्यू लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर चेक किया जाता है। एक बार जब कैंसर प्रूव हो जाता है कि हाँ कैंसर है, उसके बाद फिर हम जांच करते हैं कि कैंसर फैला कितना है। मुंह का कैंसर जो है नॉर्मली अगल बगल तो फैलता ही है, उसके अलावा लंग में भी बहुत तेजी से फैलता है। तो इसीलिए जब भी ये प्रूव होने के बाद सीटी स्कैन या MRI या पेट सीटी स्कैन, जो जिस तरह का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी जांच एडवाइस की गई है। जैसे नेजोफेरिंग्स होता है तो MRI डेफिनेटली करना जरूरी होता है, टंग है तो MRI करना जरूरी होता है, वही अगर गाल का कैंसर या दांतों का कैंसर है तो सीटी करना जरूरी होता है, अगर पूरे शरीर को देखना है तो पेट सीटी करना जरूरी होता है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस जगह का कैंसर है, उस हिसाब से फैलाव देखते हैं। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, हर मोडालिटी का रोल होता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टेज क्या है और बीमारी कितनी फैली हुई है और बीमारी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अगर हम सर्वाइवल की बात करें या ठीक होने की संभावना की बात करें, तो अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर आता है तो काफी बार चांसेस होते हैं कि 80 to 90% पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बट हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास यूजुअली पेशेंट जो होता है स्टेज 3 या 4A में आता है, मतलब काफी ज्यादा बीमारी बढ़ा के बहुत बड़े बड़े गार्ड्स को लेके आता है। ऐसे केसेस में पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद भी 30 से 40% चांसेस होते हैं कि बीमारी वापस आ सकती है। वापस इसलिए आ सकती है क्योंकि अगर किसी ने धूम्रपान किया या गुटखा खाया, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस साइड कैंसर हुआ उसी साइड से किया है, वो तो पूरे मुंह में एक्सपोजर होता है। तो ऐसे केसेस में बीमारी के वापस आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और बट ऐसा नहीं कि 100% पेशेंट में बीमारी वापस आती है। 50 to 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एटलीस्ट 5-6 ईयर्स अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं, और वही अगर बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो काफी लंबे समय तक अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो एम है अवेयरनेस फैलाने का कि पहले तो ऐसा एडिक्शन ही ना रखें जिससे कैंसर होता है, और अगर इनकेस कैंसर हो गया या कोई सिम्टम ऐसा आता है तो तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। हम लोग अपनी भाषा में इसे डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब होता है एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्होंने कुछ एडवाइस दिया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उनका कुछ एडवाइस सुनेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, तो हम लोग डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। बट इस डॉक्टर शॉपिंग में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बिता देते हैं, जिसमें की बीमारी बढ़ जाती है, और उसके बाद ब्लेम आता है कि वो छुरा लग गया था इसलिए बीमारी बढ़ गई, लोहा लग गया था इसलिए बीमारी बढ़ गई। तो जब भी बायोप्सी हो, जब भी बीमारी प्रूव हो, तुरंत डॉक्टरी सलाह लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जहाँ पे हर चीज की सुविधा हो, वेट करने की जरूरत ना पड़े, वहां से अपना पूरा इलाज जो है वो कम से कम समय में, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, कम से कम समय में कराएं, तो उससे बीमारी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। अगर 3-4 स्टेज में आए हैं पेशेंट, ठीक है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा, 3 महीने के इलाज को वो खींच के 6 महीने और 8 महीने में कंप्लीट कराएंगे, उसमें भी रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो पेशेंट खुद से अपना या किसी भी कारण से, लॉजिस्टिक रीजन, फाइनेंशियल रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर ट्रीटमेंट खिंच जाता है, लंबे समय तक हो जाता है, तो उससे भी रिजल्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। निश्चित तौर पर अगर किसी भी समस्या के बारे में हमें जानकारी हो गई है कि हमें इस बीमारी की वजह से ऐसी समस्या हो रही है, तो कोई भी इलाज जो है हम
जो कर रहे हैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल तब तक जब तक आपका चिकित्सक इस बात की सलाह आपको न दे कि अब आप अपना इलाज बंद कर सकते हैं या अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए। जी हाँ, अशोक जी आपने एकदम सही बोला, ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो मैं सभी श्रोताओं को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरी बातों को अच्छे से सुना, और मैं आशा करती हूँ कि कुछ न कुछ टेक होम मैसेज सभी के लिए रहेगा। और अगर इस वार्तालाप से एक भी बंदा अपने एडिक्शन को छोड़ देगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल मेरे लिए रहेगा, क्योंकि ये जो कैंसर है ये यूजुअली 45, 50, 55 ईयर्स में होता है, हालांकि पहले भी हो सकता है बाद में। और ये हमारा जो कल्चर है या सोसाइटी, उसमें बहुत प्रोडक्टिव ईयर होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें हमारा समय होता है कि हम सोसाइटी को कुछ दे सके, हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं। और अगर इसी में जो मेन जो घर का करता धरता है या जो ब्रेड अर्नर है उसी को कुछ हो जाए तो वो देश के लिए भी कष्टदायक होता है, पूरी फैमिली के लिए कष्टदायक होता है। और दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगी, स्कूल्स में कॉलेजेस में जिस तरह से खुले आम बिना रिस्ट्रिक्शन के चीजें बिक रही है, मतलब अगर आपको कोई दवा या कोई काम की चीज लेनी हो तो शायद ढूंढना पड़ेगा, बट अगर आपको गुटखा और तंबाकू खरीदना होगा तो वो आपको स्कूल कॉलेज के बाहर आराम से मिल जाएगा। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ताकि हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इन सब चीजों का यूज जो इस्तेमाल कर रहे हैं या एडिक्ट हो रहे हैं, और जिस तरह से टीवी पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और लोग एंडोर्स कर रहे हैं, इतनी हानिकारक चीज को इतना ग्लैमरस बना के दिखाया जा रहा है, तो उस चीज पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बच्चों को और सभी को समझना चाहिए कि ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, पूरे फैमिली के फाइनेंस के लिए और पूरे देश के लिए कितना हानिकारक है। तो अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए, व्यायाम करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी बदलाव आता है तो एकदम डॉक्टरी जांच कराइए और पूरा इलाज कराइए। और अगर कहीं से भी ये लगता है या डायग्नोज होता है कि ये कैंसर है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक किसी भी अच्छे सेंटर पे जाइए, बायोप्सी कराइए, जांचें कराइए, जो भी उस बीमारी का इलाज होता है उसको बिना समय को व्यतीत किए इलाज को कराइए, डिले मत कराइए, क्योंकि कैंसर जो है वो क्यूरेबल होता है, पहले तो प्रिवेंटेबल है। कारण को हटा दीजिए, वो प्रिवेंट हो जाएगा, बचाव है, बचाव पॉसिबल है। अगर इनकेस हो गया है तो इलाज भी पॉसिबल है, लेकिन बस एक ही कंडीशन है, अर्ली डिटेक्शन, पूर्ण तरीके से इलाज हो जाए, कंप्लीट ट्रीटमेंट, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जितना टाइम डॉक्टर बोले उसी टाइम पे ट्रीट हो जाए। मतलब अगर 3 महीने का इलाज है तो 3 महीने में खत्म होना चाहिए, 6 महीने में नहीं, तो ही इसका इलाज पॉसिबल है। निश्चित तौर पर अंकिता जी, जो जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है वो सुन करके हमारे श्रोता निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, और आपके साथ साथ आकाशवाणी वाराणसी के माध्यम से हम भी अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी बातों को गंभीरता से लें, ताकि वो अपनी जिस तरह की ये गंभीर बीमारी है इस बीमारी से बचें, जो खर्च आएगा उनके ऊपर आर्थिक रूप से उससे बचेंगे। अंकिता जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अशोक जी।